हमारे राज्य में तो शेर चीते ऐसे घूमते हैं जैसे कि कुत्ते बिल्लियां। हमने कितने शेर चीतों का शिकार कर दिया है ये तो हमें याद तक नहीं। अलकापुरी में जब तक एक युवराज अपने खाली हाथों से एक शेर का वध नहीं करता तब तक उसका विवाह नहीं होता। क्या कह रहे हैं आप? नागराज, अब देखना ये कुसुमी कैसे हमारे चरणों में लौट कर आती है। ये अच्छी तरह से समझ गई है कि हम इसके कौन से अपराध के विषय में बात कर रहे थे। हाँ महामहिम, ये चतुर महिला समझ गई होगी कि हमें जादूगर विचित्र सेन के साथ इसकी मिली भगत की सूचना मिल गई है। क्षमा कीजिए युवराज, इसमें इतना आश्चर्य की क्या बात है? रूपनगर में आने वाला कोई भी अतिथि हमारे लिए तो ईश्वर के समान ही है। हम जितनी आपकी सेवा करेंगे उतना ईश्वर हम पे प्रसन्न होंगे। बस इसलिए हम आपकी सेवा करने की पूरी चेष्टा कर रहे थे। और वैसे भी ये तो हमारा कर्तव्य है। अब अमावस की रात के पश्चात ही पता चलेगा कि रूपनगर में क्या होगा, क्योंकि आज की रात रूपनगर के वासियों को स्वयं सावधानी बरतनी होगी। युवराज, 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 युवराज। आपके आदेश अनुसार मैंने पूरे महल में घी के दिए लगवा दिए हैं। किंतु मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आपने इतने दिए लगाने का आदेश क्यों दिया है। ये आदेश मुझे देवधर बाबा ने दिया था। मैं उन्हीं के आदेश का पालन कर रहा हूँ। देवधर बाबा? ये देवधर बाबा कौन है? आज से पूर्व तो आपने इनका नाम कभी नहीं लिया। क्या मैं जान सकती हूँ कि ये देवधर बाबा आपके लगते क्या हैं? देवधर बाबा एक इंसान के रूप में देवता है। मैं ही नहीं, मेरी माँ भी उन्हें देवता की तरह पूछती है। उन्होंने ही मुझे आदेश दिया था कि जैसे ही अमावस की रात्रि होने लगे मैं अपनी चारों ओर दिए जला लूं। ये नन्हे नन्हे दीपक अमावस की रात से आपकी रक्षा करेंगे? ये बात हमें समझ में नहीं आई। भला ये नन्हे दीपक अमावस की रात से आपकी रक्षा कैसे कर सकते हैं? जैसे डूबते हुए को तिनके का सहारा होता है, वैसे ही दिए की रोशनी मुझे अमावस के प्रकोप से बचाएगी। महाश्वेता, देवधर बाबा ने मुझे ये कहा था कि जैसे ही अमावस की रात्रि होने लगे मैं अपने चारों ओर अग्नि का कवच बना लूं। मैं वही करने जा रहा हूं। युवराज, मैं अभी भी नहीं समझ पा रही हूँ कि नन्हे दिए आपकी रक्षा कैसे कर पाएंगे। तुम ना ही सको तो अच्छा है। तुमने अमावस की बहुत रात्रि देखी होगी, किंतु अमावस की रात्रि का प्रकोप शायद नहीं देखा होगा। दुर्भाग्य से जिस दिन तुमने अमावस की रात्रि का प्रकोप देख लिया, उस दिन तुम्हारे प्राण भी जा सकते हैं। प्राण भी जा सकते हैं? अब मैं आपसे कोई और प्रश्न नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे भी अमावस की रात से विचित्र सा भय लगने लगा है। आप आदेश दीजिए, आपकी सेवा में और क्या करना है? अंधेरा होने से पहले महल में रखे समस्त दियों की लौ जला देना और अपने आप को अपने कक्ष में जाकर बंद कर लेना। आपके आदेश का पालन मैं अवश्य करूंगी, किंतु आप मुझे अपने कक्ष में बंद होने का आदेश किस कारण से दे रहे हैं? अभी अभी तुमने हमसे ये कहा था कि तुम हमसे कोई प्रश्न नहीं पूछोगी। यदि तुमने प्रश्न पूछ ही लिया है तो इसका उत्तर अंतिम बार सुन लो। यदि तुमने अपने द्वार भीतर से बंद नहीं किए तो तुम्हारी मौत निश्चित है। यदि अंधेरा होने के पश्चात हमारी दृष्टि तुम पर पड़ गई
तो तुम्हें मरने से भगवान भी नहीं बचा सकता। अब जाओ और हमारे पुकारने पर भी हमारे सामने नहीं आना। याद रहे, अंधेरा होने से पूर्व समस्त दिए जला देना। जाओ, चले जाओ। जो आ गया, चलते हैं। अमावस की रात्रि का अंधेरा होने में अब अधिक समय नहीं रह गया है। अंधेरा घिरते ही कोई भी अनिष्ट घटना घट सकती है। इस आने वाले संकट के विषय में आप सबने क्या सोचा है? यही जानने के लिए हमने आप सबको यहां बुलाया है। हमने अपनी समस्त प्रजाओं को सावधान कर दिया है और ये ढिंडोरा भी पिटवा दिया है कि अंधेरे होते ही सभी अपने घरों में छुप जाए और अंधेरे के बाद कोई अपने घर से बाहर ना निकले। इसके अलावा रूपनगर के महल में हमने अपने सैनिकों के पैरे भी बिठा दिए। हमें यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई सेना प्रमुख जी। आपने हमारी प्रजा के बीच ढिंडोरा पिटवाकर उन्हें सतर्क कर दिया है। इससे हमारी चिंता कुछ कम अवश्य हुई है, परंतु हम चिंता से पूरी तरह मुक्त नहीं हुए हैं, क्योंकि अंधेरा होते ही पुराने महल में क्या हलचल मचेगी ये हम नहीं जानते। आप पुराने महल की चिंता छोड़ दीजिए भुवन सिंह जी, क्योंकि अब पुराने महल की सुरक्षा के सारे भार अब हमारे कंधों पर है। भुवन सिंह जी, महामहिम एकदम सत्य कह रहे हैं, एकदम सत्य। हमने भानु प्रताप सिंह को मना लिया है और वो खुशी खुशी उस पुराने महल में जाकर अपने सौतेले भाई वनराज से दो दो हाथ करने के लिए तैयार भी हो गए हैं। ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है, किंतु एक भय हमें भीतर ही भीतर खाया जा रहा है। अगर भानु प्रताप सिंह को कुछ हो गया तो हमारे राज्य का नाम खराब हो जाएगा और लोग कहेंगे कि जिस रूपनगर में अतिथि को भगवान के रूप में समझा जाता है, उसी अतिथि को हमने मृत्यु के मुंह में पहुंचा दिया। नहीं भुवन सिंह जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कुंवर भानु प्रताप सिंह उस वनराज के बड़े भाई हैं और वो वनराज चाहकर भी अपने भाई पर आक्रमण नहीं कर पाएगा और कुछ अनिष्ट होने से पहले ही कुंवर भानु प्रताप सिंह अपने छोटे भाई को संभाल लेंगे। नागराज के विचारों से हम सहमत हैं भुवन सिंह जी। हमें नहीं लगता कि अपने रक्त को सामने देखकर वनराज ऐसा कोई भी गलती करेगा जिसके लिए भाई भाई को कलंकित होना पड़े। किंतु आप ये सब क्यों भूल रहे हैं कि अमावस की रात को वनराज अपने वश में नहीं रहता। बस जैसे ही अमावस की रात का प्रकोप वनराज के ऊपर प्रारंभ हो जाएगा, वो अपने सब रिश्ते नातों को भूल जाएगा और भानु प्रताप सिंह पर एक शत्रु की तरह टूट पड़ेगा। और आप अच्छी तरह जानते हैं इसका क्या परिणाम निकलेगा। यदि वनराज अमावस के प्रकोप के कारण अपने रिश्ते नातों को भूल जाते हैं, तो भानु प्रताप सिंह भी ये भूल जाएंगे कि उनके सामने कौन खड़ा है। हमें पता चला है कि भानु प्रताप सिंह एक महायोद्धा है और जब वो रणभूमि में उतर जाते हैं तो उनके सामने खड़े होने वाले शत्रु को वो गाजर मूली की तरह काट काट कर फेंक देते हैं। भुवन सिंह जी, यदि वनराज ने उनके सामने थोड़ी सी भी उद्दंडता दिखाई तो वो उसकी गर्दन काटकर फेंक देंगे। ये बात मुझे स्वयं कुंवर भानु प्रताप सिंह ने बताई। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि जो भाई किसी राज्य का अतिथि बनकर उसी राज्य का शत्रु बन जाए, उसका वध कर देना ही उचित है। क्यों महामहिम? हाँ भुवन सिंह जी, जब हमने भानु प्रताप सिंह को इस विषय में बताया तो वो क्रोध से कांप उठे थे। यदि वनराज उस समय उनके सामने खड़ा होता तो उसका वध उसी समय हो जाता। भुवन सिंह जी, अब आप अधिक मत सोचिए और भानु प्रताप सिंह को पुराने महल का मोर्चा संभालने की आज्ञा दीजिए, नहीं तो हमारे राज्य पर संकट आ सकता है, क्योंकि अंधेरा होने में थोड़ा ही समय शेष है। ठीक है, यदि आप सबके समान विचार हैं तो हम आपको आज्ञा देते हैं नागराज जी। आप अपने कुछ जुझारू सैनिकों के साथ भानु प्रताप सिंह को पुराने महल में पहुंचा दीजिए। जैसी आपकी आज्ञा भुवन सिंह। मैं तत्काल उन्हें सूचित कर देता हूं, क्योंकि स्वयं भानु प्रताप सिंह भी अपने छोटे भाई को समझाने के लिए उतावले हो रहे हैं। चलता हूं। प्रणाम।
चंगू मंगू, अमावस की अंधेरी काली रात में पुराने महल जाने का साहस रूपनगर के समस्त योद्धाओं में से किसी में भी नहीं है। सबके पसीने छूट रहे हैं, किंतु एक हम हैं जिनने वहां जाने की घोषणा कर दी है। हुजूर, आप तो बहुत बड़े वीर निकले। हम तो समझे थे कि आपका ये विशालकाय शरीर सिर्फ दिखावे का है, लेकिन आज पता चला कि आपका ये शरीर मिट्टी का नहीं अपितु एक जीते जागते शेर का है। हमें आपकी वीरता पर अभिमान है, गर्व है, किंतु एक बात समझ में नहीं आ रही, आखिर आपको ही केवल क्यों बलि का बकरा बनाया जा रहा है? क्या? कौन है जो हमें बलि का बकरा बनाना चाहता है? बस एक बार तुम हमें उसका नाम बता दो, हम उसे मार मार कर गधा बना देंगे। कोई एक हो तो नाम बता दे हुजूर, या तो अनेक गधे ही गधे। क्या सभी गधे हैं? पर हमें तो लगा था कि यहाँ के सभी मनुष्य हमारी तरह बुद्धिमान हैं। हुजूर, इस पूरे संसार में आपसे अधिक बुद्धिमान तो कोई हो ही नहीं सकता, किंतु आप किसी के बहकावे में मत आना, अन्यथा अपने प्राण से हाथ धो बैठे। आप मेरी बात मानिए, आप इस कक्ष में दुबके बैठे रहिए, क्योंकि अमावस की रात का अंधेरा घिरने ही वाला है। आप मेरी बात मानिए, आप इस कक्ष में दुबके बैठे रहिए, क्योंकि अमावस की रात का अंधेरा घिरने ही वाला है। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वनराज एक भयानक पशु में परिवर्तित हो जाएगा। और आपको पता है पुराने महल में वो कितने दिनों से भूखा प्यासा बैठा है और उसके भोजन के लिए आपको वहां भेजा जा रहा है। हमारे साथ छलावा हो रहा है। उस वनराज के भोजन के लिए हमें वहां भेजा जा रहा है। हमें तो इस बात का ज्ञात ही नहीं था। धन्यवाद मेरे भाइयों, तुमने मेरी आंखें खोल दी। हुजूर, आपको जो नहीं पता है वही हम दोनों आपको बताने के लिए आए हैं। अब तो आप इस महल से कहीं भागकर भी नहीं जा सकते, क्योंकि महल के चारों ओर सैनिक ही सैनिक खड़े हैं। हाँ, आपको पता नहीं हमारे रूपनगर के अधिकारी कितने चालबाज हैं। अपने ऊपर आने वाले संकट को दूसरे के ऊपर डाल देते। आपको ये भी नहीं पता, पहले इन अधिकारियों ने हमें उस पशुराज से लड़ने के लिए भेजने का विचार किया था, किंतु हम दोनों ने एकदम साफ साफ मना कर दिया और अब आपको चुन लिया गया। हम भी तुम्हारी तरह वहां जाने से मना कर सकते हैं? फिर हम भी तुम्हारी तरह बच जाएंगे। नहीं हुजूर, अब तो तीर कमान से निकल चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। हुजूर, समझ में नहीं आता आपने इतना बड़ा कदम उठाने से पहले हम दोनों से राय क्यों नहीं ली। हुजूर, हम दोनों शरीर में भले ही आधे हैं, किंतु बुद्धि में भरपूर है। हमें क्या पता था कि हम बलि के बकरे बन रहे हैं। क्या तुम दोनों अभी हमारी कोई सहायता नहीं कर सकते? नहीं हुजूर, आज तो नहीं। कल जब आपका शव उस पुराने महल से वापस आएगा तो हम दोनों सबसे पहले आपके शव पर फूल चढ़ाने आएंगे, ताकि आपकी आत्मा को शांति मिल जाए। नहीं, हम अभी मरना नहीं चाहते। संसार के सबसे सुंदर आधे अधूरों, यदि तुमने हमें इस समस्या से बचने का कोई समाधान दे दिया तो हम तुम दोनों को अपनी गोद में उठा के
अपने राज अलकापुरी ले जाएंगे और वहां की समस्त दासियों से तुम दोनों का विवाह कर देंगे। अलकापुरी के युवराज भानु प्रताप सिंह की जय हो। चलिए युवराज, अब आपके जाने का समय आ गया। कहां जाने का समय आ गया है? पुराने महल में जाने का समय आ गया युवराज। यहाँ के चुनिंदा सैनिकों की टुकड़ी आपकी प्रतीक्षा कर रही है, जो आपके साथ रूपनगर के महल तक जाएगी। और मैं आपको रूपनगर की सीमा पर छोड़ने के पश्चात रूपनगर के इसी महल में वापस आ जाऊंगा। वो क्या है ना नागराज जी, आज हम बहुत अस्वस्थ से हैं। क्या हम पुराने महल कल नहीं जा सकते? लगता है मोटी बुद्धि वाला ये भानु प्रताप डर गया है। इससे पहले कि ये पीछे हटे, इसे उकसाना होगा। क्या सोच रहे हैं नागराज जी? वो क्या है कि आज हम थोड़ा विश्राम कर लेते हैं और अगली अमावस की रात को हम पुराने महल अवश्य जाएंगे। अगली अमावस किसने देखी है युवराज, किसने? और यदि आप जाना नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, हम आपकी जगह कुंवर सूर्य प्रताप सिंह को भेज देंगे। किंतु युवराज याद रखिए, यदि हमने कुंवर सूर्य प्रताप सिंह को भेज दिया तो आपका राजकुमारी चंद्रमुखी को पाने का स्वप्न टूट जाएगा, क्योंकि राजकुमारी चंद्रमुखी उसी युवराज को पसंद करेगी जो उस पुराने महल में जाकर अपनी वीरता का प्रदर्शन करेगा। अरे नहीं नहीं, हम तो यूं ही आपके साथ ठिठोली कर रहे थे। हम तो कब से वहां जाने के लिए उतावले खड़े हैं। देखिए हमारे बाजू भी कैसे फड़फड़ा रहे हैं। हुजूर, वहां जाने से पहले आप अपनी अंतिम इच्छा तो बता दीजिए, नहीं तो आपकी आत्मा सदा सदा के लिए इस रूपनगर के आसमान में भटकती रहेगी। तुम यहाँ हो? हुजूर, हम तो कब से यहाँ हैं, किंतु आपने हमें देखा ही नहीं। तुम महामहिम की आज्ञा के बिना यहाँ फिर से आ गए? जाओ, भागो यहाँ से, हम तुम्हें मृत्यु दंड दिलवाएंगे। हुजूर, हम तो बस इधर उधर ही टहल रहे थे कि भानु प्रताप सिंह जी ने हमें बात करने के लिए बुला लिया। अब आप आ गए हैं तो हम दोनों 9-2-11 हो जाते। चलो चंगू, चलो मंगू। युवराज, आप उन नन्हे नन्हे मूर्खों की बातों पर ध्यान मत देना, क्योंकि वो दोनों जन्म से बोने होने के साथ साथ पागल भी हैं। अब आप अधिक समय नष्ट मत कीजिए और राजकुमारी चंद्रमुखी को पाने की सौगंध लेकर उस पुराने महल की ओर कूच कीजिए। चलिए चलिए, राजकुमारी चंद्रमुखी को प्राप्त करने के लिए अपने सौतेले भाई के प्राण तो क्या, अपने अंधे पिताश्री के प्राण भी हम छीन सकते हैं। देखते हैं पुराने महल में हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है। वाह भानु प्रताप जी वाह, ये हुई ना शूरवीरता की बात। चलिए अब चलकर देखते हैं वो पुराने महल में छुपा वनराज कहां जाकर आत्महत्या करता है। चलो चलिए। युवराज, देखिए ये अंतिम दिया भी ज्योति से झिलमिला उठा है। सारा महल दियों के प्रकाश से जगमगा रहा है। ऐसा लगता ही नहीं कि आज अमावस की काली रात है। आप इतने बेचैन क्यों दिखाई दे रहे हैं युवराज? और आपका शरीर क्यों कांप रहा है? आप स्वस्थ तो है ना? लगता है आपका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। आज्ञा दें तो वैद्य जी को बुला दूं? तुम हमारी दृष्टि से दूर हो जाओ, अन्यथा तुम्हारे प्राण पखेरु हो जाएंगे। जाओ। क्या? मैं भी यहाँ से चली जाती हूँ। आप अपना ध्यान रखिएगा युवराज। तुम मेरी चिंता छोड़ो और अपनी चिंता करो। सीधे जाओ, सीधे जाकर अपने आप को अपने कष्ट बंद कर लो। और याद रहे, मेरे लाख चिल्लाने के पश्चात भी
अपना कक्ष मत खोलना और बाहर मत आना, अन्यथा सवेरे का सूरज नहीं देख पाओगी। जाओ। जो आ गए युवराज। चलो, जब तुम्हारे जाते समय कोई भी दिखाई दे तो उसे सावधान कर देना, इस पुराने खंडर के आसपास ना आए। मुझसे तो क्या, अगर कोई जानवर भी यहाँ आया तो यहाँ से जीवित नहीं जाएगा। जाओ, चल जाओ यहाँ से। जी जी कह दूंगी। भानु प्रताप सिंह जी, आप देखिए, कल सवेरे का सूरज उगते ही रूपनगर की प्रजा के मुख पर केवल आपका ही नाम होगा। आपके नाम की जय जयकार करेगी। रूपनगर की समस्त सुंदरियां आपके ऊपर फूलों की वर्षा करेंगी, फूलों की वर्षा। और तो और स्वयं राजकुमारी चंद्रमुखी महल के द्वार पर खड़ी आपकी आगवानी के लिए पधारेंगी। बस यूं समझ लीजिए कि कल आप रूपनगर के ऊपर एक ध्रुव तारे की तरह छाने वाले हैं। ये तो बहुत ही जहरीला है। हमारा वो सेवक, वो तो थोड़ा चापलूस था, वो तो बहुत ज्यादा चापलूस है। अगर हम उस वनराज से बच गए तभी तो हमारी नाम की जयकार होगी। यमराज के पास पहुंच गए तो रूपनगर की प्रजा बोलेगी कि बेचारा भानु प्रताप नहीं भानु प्रताप सिंह जी, रूपनगर की प्रजा ऐसा कुछ भी नहीं कहेगी। वो तो केवल आपके नाम की जय जयकार करेगी। आपको हमारी मन की बात कैसे पता चल गई नागराज जी? आप क्या अंतर्यामी हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं कोई अंतर्यामी नहीं। वो तो आप घबराहट के मारे स्वयं ही अपने मुख से बड़बड़ा रहे थे तो मैंने सुन लिया। भानु प्रताप सिंह जी, वैसे आप मेरी भी बुराई कर रहे थे ना? किंतु मैं तो सदा आपकी प्रशंसा ही करता रहता। एक मैं ही हूँ जिसने राजकुमारी चंद्रमुखी के सामने आपकी प्रशंसा के गीत गाए थे। हाँ। अच्छा अच्छा, अब ये बताओ कि और कितनी दूर जाना है? बस समझिए आपका लक्ष्य सामने आ गया। हाँ भाई रोक दो। भानु प्रताप सिंह जी के लिए द्वार खोलो। आइए भानु प्रताप जी, आइए। आना पड़ेगा। आइए आइए। भानु प्रताप जी, आप यहां से चंद कदम दूर जाएंगे तो आपको एक महल दिखाई देगा। बस ये वही महल है जिसमें वो पशुराज बैठा अपने भोजन की प्रतीक्षा कर रहा है। आप शीघ्र से शीघ्र वहां पहुंच जाइए, मैं चलता हूं। आप कहाँ जा रहे हैं नागराज जी? इतनी शीघ्रता से हमारा साथ ना छोड़िए। आप तो जानते हैं कि राजकुमारी चंद्रमुखी के बाद हम पूरे रूपनगर में सिर्फ आप ही को पसंद करते हैं। क्षमा कीजिए भानु प्रताप जी, मैं यहाँ से एक कदम भी आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं है। हमारी सीमा यहीं समाप्त होती है और आपकी आरंभ होती है। आप जाइए, मैं चलता हूँ। अरे न जाने क्यों आपको छोड़ने का हमारा मन नहीं कर रहा। यदि आप कुछ देर और रुक जाते तो हमें बहुत प्रसन्नता होती। मैं आपके प्रेम को अच्छी तरह से समझता हूँ भानु प्रताप जी, किंतु मैं क्या करूँ? मैं बहुत विवश हूँ। अब आप शीघ्र जाकर अपने भाई को गले मिल लीजिए। कितने वर्षों के पश्चात दोनों भाइयों का मिलन होगा। हाँ, मैं चलता हूँ। ठीक है नागराज जी, हम याद रखेंगे कि आपने हमारा आग्रह नहीं माना। यदि हमारा आग्रह मान लेते
तो आपको बहुत लाभ होता भानु प्रताप सिंह। जो भी लाभ उठाना है ना केवल आप ही उठाइए, मुझे कुछ नहीं उठाना। मुझ में इतना साहस नहीं है कि मैं उस महल में जाकर उस परशुराज का सामना कर सकूं। मैं चलता हूँ। हाँ मैं चलता हूँ। चलो भाई चलो, जल्दी चलो, रूपनगर पहुंचना है। अरे आओ तुम लोग इधर आओ। दो इधर, एक हमारे आगे आ जाओ, आगे आ जाओ हमारे, दो पीछे। अब धीरे धीरे आगे बढ़ो उस तरफ, देखते रहना कोई पशु कोई इंसान दिखे तो हमारी ओर ना आए। चलो। पूरा पुराना महल। अब याद रहे यहाँ वो वनराज है। यदि तुम में से किसी ने भी उस वनराज या एक भेड़िए के जैसे दिखने वाले खतरनाक पशु को जिसने भी मार दिया तो उसे मैं माला माला कर दूंगा, इतना सोना दूंगा कि जीवन भर समाप्त नहीं होगा। अब ध्यान रहे, तुम दोनों उस ओर जाओ, तुम दोनों उस ओर जाओ, पीछे की ओर जाओ। यदि वो भागता हुआ नजर आया तो मार देना, और तुम हमें घेर लो, हमें घेर लो, कोई भी हमारे तक न पहुंचने पाए। याद रहे, बदल सामने रखो। मैं जानता हूँ ये मनुष्य की गंधारी है। कहाँ हो तुम? कहाँ हो? कहाँ हो? कहाँ हो? कहाँ हो? मुझे मनुष्य की गंधारी है। ये युवराज तो बहुत हिंसक होता जा रहा है। अच्छा होता कि मैं रूपनगर के महल में चली गई होती। युवराज, युवराज,
कहाँ चले गए युवराज? ये किस ओर जा रहा है? रूपनगर की महल की ओर जा रहा है। अच्छा, धीरे धीरे संभल के इसका पीछा करो। रुक जाओ, शांत हो जाओ। हमें तो लगता है कि हमारे सौतेले भाई को मिर्गी का दौरा पड़ रहा है। यदि उसे हमारी कोई आवाज पहुंच गई तो हम में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा और तुम्हारी राजकुमारी चंद्रमुखी महारानी बनने से पहले ही विधवा हो जाएगी। चलो चलो, हमारे दाएं बाएं इर्द गिर्द ऊपर नीचे हमें बचाते हुए चलो। हमें अभी विवाह करना है। मेरे बहादुर सैनिकों, तुम में से जो कोई भी इस सौतेले के शीश को धड़ से अलग करेगा उसे मैं सेनापति बना दूंगा। दोनों राज्य का, अलकापुरी और रूपनगर। चलो हिम्मत करो, किंतु हमारे भागने के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ो। आगे आगे। मेरे बहादुर सैनिकों, आज अपने देश के लिए शहीद होने की बारी आ गई है। इस वनराज को खत्म कर दो। मैं मालामाल कर दूंगा, मालामाल। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आती क्यों है? जब हम राजा बन जाएंगे तो कभी आने ही नहीं देंगे। हमें तो लगता है कि रूपनगर में कहीं बहुत बड़ा शमशान बनने वाला है। चंद्रमुखी से विवाह करने के पश्चात हम अमावस की रात को कभी बाहर नहीं निकलेंगे।
सरकार, उसके तो नाखून बढ़ते जा रहे हैं सरकार। मेरी बात ध्यान से सुनो, कोई भी की आंखों में नहीं देखेगा वरना अंधे हो जाओगे। अब बताओ क्या हो रहा है? मैं देखूं क्या सरकार? आपने तो कहा आंखें बंद कर लो। अरे मूर्खो, देखो, किसी आंखों में मत देखो, बताओ क्या हो रहा है? सरकार, इसके हिंसक पशु की तरह दांत निकल रहे हैं, दांत। उसके शरीर पे तो पशु की तरह बाल उग रहे हैं सरकार। वो जानवर बन गया सरकार, वो जानवर बन गया। मेरे बहादुर सैनिक को मार दो उसे, मार दो।